friends, today we are here with our 18th lecture of Human Physiology Part 1 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइजेशन ऑफ लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ना पिछले वीडियोस में हमने कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज एंड प्रोटीन का डाइजेशन देख लिया था, किस तरह से हमारी बॉडी के किस ऑर्गन में इन चीजों का डाइजेशन होता है। वैसे ही आज हम लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन देखेंगे, किस तरह से बॉडी के कौन से ऑर्गन में इनका डाइजेशन होता है। तो फर्स्टली हम लोकेशन वाइज चलते हैं। तो फर्स्ट लोकेशन है हमारे पास, दैट इज बकल कैविटी। बकल कैविटी में आपको पता है सलाइवा सिक्रीट होता है और सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट है। दिस सलाइवरी अमाइलेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पे फैट या लिपिड्स को डाइजेस्ट करने वाला या प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला कोई एंजाइम नहीं है, लेकिन हमारे पास जो लिंगुअल टाइप की सलाइवरी ग्लैंड्स है, दैट इज कॉल्ड एज सबलिंगुअल, जो हमारे टंग के नीचे की साइड प्रेजेंट होती है, ये एक बहुत माइल्ड सा लाइपेज एंजाइम सिक्रीट करती है, दैट इज कॉल्ड एज लिंगुअल लाइपेज। ठीक है, ये बहुत माइल्ड लाइपेज है जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में फैट को डाइजेस्ट नहीं करता है, लेकिन स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो फैट के हमारे पास है, उन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स पे ये अपनी कुछ एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है। ठीक है, फैट के जो बिगर मॉलिक्यूल्स है उस पे इसकी कोई एक्टिविटी नहीं होती है। तो लिंगुअल लाइपेज स्मॉलर फैट पार्टिकल्स पे अटैक करता है और कुछ परसेंट डाइजेशन लाइपेज इसका स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसके बाद हमारा फूड ये जो अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करता है, फिर बोलस में ये मिक्स हो जाता है और बोलस के साथ ये पहुंचता है हमारे स्टमक में। ठीक है, तो नेक्स्ट लोकेशन क्या आती है आपके पास, स्टमक। स्टमक में भी हमने देखा है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सिर्फ प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स का सिक्रीशन करती है या कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन भी बहुत ज्यादा नहीं होता है, वो सलाइवरी अमाइलेज ही अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू करता है वहां पर। लेकिन यहाँ पर एक और एंजाइम सिक्रीट होता है, दैट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक लाइपेज, और ये गैस्ट्रिक लाइपेज भी स्टमक में अपनी एक्टिविटी नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर इसे ऑप्टिमम पीएच नहीं मिलता है। ठीक है, गैस्ट्रिक लाइपेज ऑलमोस्ट 4 to 5 पीएच पे वर्क करता है, यहाँ पर पीएच जो है वो काफी एसिडिक होता है, इसलिए गैस्ट्रिक लाइपेज भी अपनी एक्टिविटी यहाँ पे नहीं कर पाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है बकल कैविटी और स्टमक दोनों में ही लिपिड्स का कोई बहुत ज्यादा डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता है, और इसके बाद जो हमारा फूड है वो पहुंचता है डिओडिनम में। ठीक है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। डिओडिनम में जब हमारा फूड आ रहा है, उस टाइम पर आपको पता है जब डिओडिनम में फूड आता है तो एक साइड से बाइल जूस लिवर से आता है और पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियास से आता है। ठीक है, बाइल जूस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, अब फैट का इमल्सिफिकेशन क्या होता है, ये पिछले वीडियोस में ही मैंने आपको बताया है। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ बिगर ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट इनटू द स्मॉलर वंस। आपको पता है ये फैट का एक बड़ा ग्लोब्यूल है, और हमें ये भी पता है फैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये सारी जो डाइजेशन की एक्टिविटीज है, डाइजेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस जो हाइड्रोलिसिस एंजाइम्स की प्रेजेंस में होती है। हाइड्रोलिटिक प्रोसेस है, इट मींस वाटर मॉलिक्यूल का कंजम्पशन यहाँ पर होता है, लेकिन फैट वाटर में सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, तो फिर ये किस तरह से हाइड्रोलिसिस इसको डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर एक पहले जो एक्टिविटी होती है दैट इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन में क्या होता है, ये बड़ा ग्लोब्यूल है फैट का, बाइल जूस में प्रेजेंट बाइल सॉल्ट्स और लेसिथिन। लेसिथिन जो है एक केमिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस में। लेसिथिन प्लस बाइल सॉल्ट्स, ये मिलकर इस फैट के मॉलिक्यूल को इमल्सिफाई करते हैं और छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक एग्जांपल पहले ही बताया था, बाइल जूस यहाँ पर एक
डिटर्जेंट की तरह बिहेव करता है। जैसे ऑयल और वाटर के सॉल्यूशन में यदि हम थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल दें और उसको मिक्स अप कर दें, तो क्या ऑयल और वाटर की सेपरेट लेयर हमारे पास होगी? नहीं होगी। उस टाइम पर जो फैट के मॉलिक्यूल्स है या जो ऑयल के मॉलिक्यूल्स है, ये छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगे और वाटर में पार्शियली डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, और फिर उसका डाइजेशन होता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर बाइल सॉल्ट्स जो है ये एक डिटर्जेंट की तरह बिहेव करते हैं और बिगर फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर में तोड़ देते हैं। स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में टूटने के बाद फैट का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। जब इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो जो लाइपेजेस एंजाइम्स हैं ना, पैंक्रियाटिक जूस में जो स्ट्रॉन्ग लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट है वो इस लिपिड को इजीली डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। हम देखते हैं, हमारे पास एक बर्फ का इतना बड़ा टुकड़ा है, इस टुकड़े को मेल्ट होने में ज्यादा टाइम लगेगा या इसको हम क्रश कर दे? क्रश्ड आइस के फॉर्म में, यही टुकड़ा क्रश्ड आइस के फॉर्म में है, दोनों में से किसको ज्यादा टाइम लगेगा मेल्ट होने में? इस आइस क्यूब को, जो बड़ा टुकड़ा है, इसको मेल्ट होने में ज्यादा टाइम लगेगा, जबकि जो क्रश्ड आइस है ये जल्दी मेल्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी जल्दी मेल्ट? क्योंकि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो एग्जैक्टली यहां पर भी ऐसा ही है, इस बड़े ग्लोब्यूल को डाइजेस्ट करने में ज्यादा टाइम लगता है या इसका डाइजेशन होता ही नहीं है। इसको जब छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर दिया जाता है तो उस टाइम पर इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और सरफेस एरिया इंक्रीज होने के बाद लाइपेज इस पे अपनी एक्टिविटी इजीली कर पाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन, जो कौन करता है? बाइल सॉल्ट्स एंड द लेसिथिन केमिकल प्रेजेंट इन द बाइल जूस, ठीक है। इसके बाद जो इमल्सिफाइड फैट हमारे पास आती है, ठीक है, कौन सी फैट आ गई है? इमल्सिफाइड फैट मींस छोटे ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में फैट है आपके पास। इस इमल्सिफाइड फैट पे पैंक्रियाटिक लाइपेज, ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस में जो लाइपेज प्रेजेंट है दैट इज पैंक्रियाटिक लाइपेज, जो ऑलमोस्ट 8.5 to 8.8 pH पे वर्क करता है, ठीक है। ये पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम इस इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक डाउन कर देता है और क्या बनाता है हमारे पास? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पता है फैट का मॉलिक्यूल किससे बना हुआ है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बना हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास हायर फैटी एसिड्स की एक चेन है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल्स बताती हूं। हमारे पास हायर फैटी एसिड की चेन है, दिस इज ना, दीज आर द एस्टर्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स, ठीक है। एस्टर्स कब बनते हैं? जब अल्कोहल की रिएक्शन होती है एसिड के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। ये है हमारे पास अल्कोहल, ठीक है, दैट इज ग्लिसरॉल, इट इज ग्लिसरॉल। जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं RCOOH, ठीक है, ये क्या है? फैटी एसिड्स, ये R डैश R डबल डैश, ठीक है, ये है हमारे पास फैटी एसिड। जब आप इस ग्लिसरॉल की रिएक्शन 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड के साथ करवाओगे तो हमारे पास बनता क्या है? ट्राइग्लिसराइड, क्लियर। ये फैट्स हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में होते हैं हमारी बॉडी में। यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज हो जाता है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से और एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से, और हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा दैट इज ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। यदि एक वाटर मॉलिक्यूल या एक फैटी एसिड ग्लिसरॉल से रिएक्ट करता है तो स्ट्रक्चर बनता है मोनोग्लिसराइड। 2 फैटी एसिड यदि ग्लिसरॉल से रिएक्ट करते हैं तो स्ट्रक्चर बनता है डाइग्लिसराइड। यहाँ पर 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और हमारे पास स्ट्रक्चर बना रहे हैं ट्राइग्लिसराइड। R इज अ लॉन्ग कार्बन चेन, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्राइग्लिसराइड है हमारे पास, इसके फॉर्म में फैट हमारे पास प्रेजेंट होती है जो हम फूड में इनटेक करते हैं।
Firstly, this triglyceride gets converted into डाइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड्स। ठीक है, डाइग्लिसराइड्स और मोनोग्लिसराइड्स के अंदर ये लाइपेजेस की एक्टिविटी से कन्वर्ट होती है और फाइनली पेनक्रियाटिक लाइपेज उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, मोनोग्लिसराइड्स या जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स है उसमें। जो सिंपलेस्ट यूनिट है हमारे पास किसकी, फैट्स की। तो फैट्स का फाइनल डाइजेशन हमारे पास हो जाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स के फॉर्म में। ठीक है, दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द फैट और लिपिड्स ना। क्विकली हम एक फ्लो चार्ट से इसको देखते हैं। फर्स्ट, फूड हमारे पास है किसके फॉर्म में, फैट्स या लिपिड्स के फॉर्म में। ये फूड जाएगा बकल कैविटी में। बकल कैविटी में प्रेजेंट है लिंगुअल लाइपेज, जो एक माइल्ड लाइपेज है और बहुत थोड़ी सी एक्टिविटी फैट पे स्टार्ट करता है और फैट को कन्वर्ट करना शुरू कर देता है डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स के फॉर्म में। फिर हमारा फूड पहुंचता है स्टमक में। स्टमक में भी एंजाइम प्रेजेंट है, दैट इज गैस्ट्रिक लाइपेज। ये भी बहुत कम अमाउंट में फैट को डाइजेस्ट कर पाता है और फैट को कन्वर्ट कर देता है डाइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड्स के फॉर्म में। अब ये डाइग्लिसराइड जो कि बहुत कम अमाउंट में बने हैं प्लस मोनोग्लिसराइड के फॉर्म में जो फूड है ये पहुंचता है हमारे डिओडिनम में। डिओडिनम में बाइल जूस आता है। ये बाइल जूस फैट को इमल्सिफाई करता है और दूसरा जूस आता है पेनक्रियाटिक जूस। ये पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट जो पेनक्रियाटिक लाइपेज है। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस में कौन प्रेजेंट है, पेनक्रियाटिक लाइपेज। ये पेनक्रियाटिक लाइपेज उस मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड्स को कन्वर्ट कर देता है ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स में। इट मीन्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द फैट्स विल बी ऑब्टेन्ड और ये फैट्स की स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ठीक है, इस तरीके से फैट्स का डाइजेशन हमारी बॉडी में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डाइजेशन हम देखने वाले हैं डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स हमारी बॉडी में कहां से आता है, किस टाइप के फूड में न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट है। हम जो फूड प्लांट और एनिमल्स के फॉर्म में इनटेक करते हैं उसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल का जो न्यूक्लियर मटेरियल है उस न्यूक्लियर मटेरियल में प्रेजेंट न्यूक्लिक एसिड हमारी बॉडी में आता है। दिस न्यूक्लिक एसिड इज इन द प्रेजेंस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। इस डीएनए एंड आरएनए के फॉर्म में न्यूक्लिक एसिड्स हमारी बॉडी में आता है जिसको हमें डाइजेस्ट करना है और इस न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स ऑलमोस्ट पेनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डीएनए को डाइजेस्ट करने के लिए या डीएनए की जो यूनिट है दैट इज कॉल्ड एज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, दीज आर द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, इन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एंड राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को एंजाइम नेम्ड एज न्यूक्लियोटाइडेज। ये न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम इनको कन्वर्ट कर देता है न्यूक्लियोसाइड्स में। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फेट ग्रुप यहां से अलग हो जाता है। आपको पता है न्यूक्लिक एसिड्स फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस एंड राइबोज शुगर से बने हुए होते हैं। ठीक है, दोनों ही न्यूक्लिक एसिड जो बने हुए हैं वो किससे बनते हैं, फॉस्फेट ग्रुप, राइबोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। न्यूक्लियोटाइड में होते हैं तीनों प्रेजेंट, न्यूक्लियोसाइड में होता है सिर्फ नाइट्रोजनस बेस एंड राइबोज शुगर। फॉस्फेट ग्रुप यहां से
डिटैच हो जाता है या यहां से अलग हो जाता है बाय द एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम। अब इन न्यूक्लियोसाइड्स पे एक्टिविटी करते हैं न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम, और ये न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम न्यूक्लिक एसिड्स को फाइनली ब्रेक कर देते हैं नाइट्रोजनस बेसेस में। प्लस बनता है हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप जो ऑलरेडी अलग हो चुका है, और साथ में आता है राइबोज शुगर। क्लियर? इस तरह से हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स भी अपनी सिंपलेस्ट यूनिट में आ गए हैं और हमारी बॉडी में ये इस फॉर्म में इजीली एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं। दीज आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स। क्लियर? तो न्यूक्लिक एसिड्स क्या थे? राइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, जिनको न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम ने न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फेट ग्रुप में ब्रेकअप कर दिया। न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम ने इस न्यूक्लियोसाइड्स को स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट कर दिया और हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स का डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हुआ। मेनली ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं पेनक्रियाटिक जूस में और इंटेस्टाइनल जूस में। होपफुली आपको सारा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीटली समझ में आई होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा डाइजेशन सारे न्यूट्रिएंट्स का कंप्लीट हो चुका है। अब हमें देखना है एब्जॉर्प्शन के बारे में। ठीक है, तो आप एक बार सारे वीडियोस को कंप्लीटली एक साथ वॉच करें ताकि आपको समझ में आ जाए कौन सी चीज का डाइजेशन हमारी बॉडी के कौन से हिस्से में और कौन से एंजाइम की एक्टिविटी से हुआ है। साथ में जो पीएच रेंज है वो भी हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है। होपफुली आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। लगातार आप मेरे वीडियोस वॉच करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।